बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चले शुरू करते हैं। ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 78 है और इसमें आज मैं एक एग्जांपल 4.7 जो ग्रिफिथ की है पेज 193 पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले चैप्टर की वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको हम ज़रा डिस्कस करके देखेंगे इस प्रॉब्लम इस एग्जाम्पल को। तो इसमें क्या है कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर है होमोजीनियस जो कि होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और इसमें एक जो लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इज प्लेस्ड in an otherwise uniform electric field E नॉट। इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट के अंदर एक होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के स्फीयर को रखा गया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, यानी कि हमने ई इनसाइड फॉर्म करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फाइंड करने के लिए। तो पहले तो देखें कि हम यहाँ पर एक ये फिगर बनाते हैं। ये देखें कि ये इधर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं और साइडों के ऊपर ये इस तरह करके इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो ये फिगर 1 है। ई नॉट, ये वाला जो फील्ड है ये ई नॉट है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है, और इधर ये ई फील्ड है। तो जो अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, द अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, तो जो अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है वाज इंट्रोड्यूस्ड into a uniform electric field। ठीक है जी। तो ये जो स्फीयर है आपके पास अनचार्ज्ड जो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया, यानी कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस स्फीयर को रखा गया है। तो इस केस के अंदर इन दैट केस द फील्ड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्जेस, the field of the
इंड्यूस्ड चार्जेस के जो फील्ड है इंड्यूस्ड चार्जेस का कैंसल्ड ई नॉट विद इन द स्फीयर, कैंसल्ड ई नॉट विद इन द स्फीयर। ठीक है, तो जो अब ज़ाहिर बात है कि आपने ये एक डाइलेक्ट्रिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का स्फीयर है, तो जब आप इसको पुट करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के अंदर, तो इसके अंदर पोलराइजेशन होगी जिसकी वजह से इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होंगे और उन इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी एक फ़ील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये ई नॉट फील्ड जो है उस फील्ड से कैंसल आउट जो है वो हो जाएगा स्फीयर के अंदर। तो जो डाइलेक्ट्रिक है इन्हें डाइलेक्ट्रिक जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, द कैंसलेशन फ्रॉम द बाउंड चार्जेस, द कैंसलेशन फ्रॉम द बाउंड चार्जेस तो जो कैंसलेशन है बाउंड चार्जेस की वजह से इज़ इनकम्प्लीट, वो जो है वो इनकम्प्लीट है, वो मुकम्मल नहीं होती। लेकिन जो इंड्यूस चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है ये जो है एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। जो इंड्यूस चार्ज का और ई नॉट जो है ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट जो है वो कर देते हैं। अब बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली आवर प्रॉब्लम is to solve Laplace equation। तो बेसिकली हमारा ये जो प्रॉब्लम है इसका बेसिक मकसद है कि हम Laplace इक्वेशन को सॉल्व करें फॉर v इनसाइड पोटेंशियल के लिए वेयर R इज़ लेस दैन इक्वल टू R, जहाँ पर R जो है वो लेस दैन इक्वल टू R है, एंड V आउट, और V आउट के लिए R ऑफ थीटा, इधर भी V इन के साथ ये R ऑफ थीटा आएगा, व्हेन R इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू R, subjected to the boundary conditions, subjected to the boundary conditions, जो कि जिनको कि हमने सब्जेक्ट किया है बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर। तो पहली बाउंड्री कंडीशन जो है इसके अंदर वो क्या है कि V in इज़ इक्वल टू V आउट एट R इज़ इक्वल टू R, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन है कि एप्सिलॉन करली V इन ओवर करली R इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट करली V आउट ओवर करली R एट R इज इक्वल टू R। और तीसरी बाउंड्री कंडीशन है कि V आउट गोज़ टू E नॉट R cos of theta for
आर ग्रेटर दैन इक्वल टू आर। ये वाला हम एक्सप्रेशन पहले वी आउट का निकाल चुके हैं। ये ये मैंने इससे पूरा रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको करवाया है, जो थर्ड बाउंड्री कंडीशन है। अब चूँकि यहाँ पर कोई फ्री चार्जेस नहीं है एट द सरफेस, सिंस देयर इज़ नो फ्री चार्जेस एट द सरफेस। अब सरफेस के ऊपर चूँकि कोई फ्री चार्जेस नहीं है तो इनसाइड द स्फीयर, सो इनसाइड द स्फीयर, तो फिर जो स्फीयर है उसके अंदर वी आर ऑफ थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू समेशन एल ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ये लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशंस आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर नंबर 3 में। आर एल पी एल कॉज ऑफ थीटा, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो जो आउटसाइड द स्फीयर है इन द व्यू ऑफ 3, यानी कि थर्ड बाउंड्री कंडीशंस को अगर आप मद्देनज़र रखें, तो आउटसाइड द स्फीयर, तो जो आउटसाइड स्फीयर है इन द व्यू ऑफ 3, जो थर्ड बाउंड्री कंडीशंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए, तो वी आउट आर ऑफ थीटा जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ई नॉट आर कॉज ऑफ थीटा प्लस समेशन एल गोज़ टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी बी एल और एल प्लस 1 पी एल कॉज ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में ये जो समेशन एल ज़ीरो टू इन्फिनिटी बी एल ओवर आर एल प्लस 1 पी एल कॉज ऑफ थीटा, ये थर्ड चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं जब हमने वी आउट के लिए सोल्यूशन निकाला था लैप्लास इक्वेशन का, और उसमें सिर्फ ये थर्ड की वजह से ये वाली टर्म जो है वो ऐड हो गया। तो अब जो बाउंड्री कंडीशन 1 है, बाउंड्री कंडीशन 1 रिक्वायर्स दैट, अब बाउंड्री कंडीशन 1 जो है दैट एट आर इज इक्वल टू आर, 1 जो है वो कहती है कि आर इज इक्वल टू आर के ऊपर समेशन एल ज़ीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि आर इज इक्वल टू आर के ऊपर वी इन जो है वो बराबर है वी आउट के। तो एल ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एल आर एल पी एल कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ई नॉट और कॉज ऑफ थीटा प्लस समेशन एल ज़ीरो से इन्फिनिटी बी एल आर एल प्लस 1 पी एल कॉज ऑफ थीटा। तो ये वी इन वी आउट के बराबर है। ठीक है जी। तो अब जो आपके पास है ए एल आर एल इज इक्वल टू बी एल आर एल प्लस 1 एट आर इज इक्वल टू आर।
ठीक है, ये सारा कट जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा फॉर L इज़ नॉट इक्वल टू 1। अगर L जो है वो 1 के बराबर नहीं है तो फिर, और अगर L जो है वो 1 के बराबर है तो फिर ये आ जाएगा A1 और माइनस E0 R प्लस B1 डिवाइडेड बाई R2 फॉर L इज़ इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ जाएगी। अब जो कंडीशन 2 है, मीन वाइल कंडीशन 2 यील्ड्स, कंडीशन 2 जो है वो यील्ड करती है कि करली वी इन ओवर करली आर, करली वी इन ओवर करली आर इज़ इक्वल टू करली ओवर करली आर इनटू समेशन L 0 से इन्फिनिटी AL RL PL cos ऑफ थीटा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो इसका जो है ये आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा करली वी इन ओवर करली आर इज़ इक्वल टू समेशन L 0 से इन्फिनिटी L AL R L माइनस 1 PL cos ऑफ थीटा। अब अगर आप इसको एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दें, ये जो परमिटिविटी है उसकी, तो एप्सिलॉन R करली वी इन ओवर करली R एप्सिलॉन R L 0 से इन्फिनिटी L AL और L माइनस 1 PL cos ऑफ थीटा। ये वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी। अब इसी तरह आपने जो है वो करली वी आउट ओवर करली आर जो है उसको भी फाइंड करना है, उसको भी फाइंड करके देखते हैं। तो करली वी आउट ओवर करली आर दैट इज इक्वल टू करली ओवर करली आर माइनस E नॉट R cos ऑफ थीटा प्लस समेशन L 0 टू इन्फिनिटी BL R L प्लस 1 PL cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव लें आप, तो करली वी आउट ओवर करली आर जो है, करली वी आउट ओवर करली आर जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस E नॉट cos ऑफ थीटा प्लस करली ओवर करली आर इनटू समेशन L 0 से इन्फिनिटी B ऑफ L और L प्लस 1 PL cos ऑफ थीटा।
ठीक है जी, इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से आपने इसका भी डेरिवेटिव जो है वो लेना है, तो करली वी आउट ओवर करली आर दैट इज़ इक्वल टू माइनस ई नॉट काज ऑफ थीटा माइनस अब यहाँ से इसको ऊपर हम ले जाएंगे, बल्कि अभी एक और स्टेप कर लेते हैं कि करली ओवर करली आर समेशन एल ज़ीरो से इन्फिनिटी बी एल आर माइनस एल प्लस वन पी एल काज ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको करली वी आउट ओवर करली आर माइनस ई नॉट काज ऑफ थीटा, अब आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा माइनस समेशन एल ज़ीरो से इन्फिनिटी एल प्लस वन आर माइनस एल प्लस टू पी एल काज ऑफ थीटा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको अगर आप लिखें करली वी आउट ओवर करली आर एट आर इज़ इक्वल टू आर, तो ये आ जाएगा माइनस ई नॉट काज ऑफ थीटा माइनस समेशन एल ज़ीरो से इन्फिनिटी बी एल एल प्लस वन, और ये नीचे आ जाएगा आर एल प्लस टू पी एल कॉज ऑफ थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब आप इसको जो है पुट कर दें, वो जो इक्वेशन थी कि तो लिहाजा अब जो आपके पास इक्वेशन आएगी तो आप देखें कि जो एप्सिलॉन आर है, जो करली वीन ओवर करली आर था, वो तुम्हारे पास ये निकला था एल ज़ीरो से इन्फिनिटी एल ए एल आर एल माइनस वन पी एल काज ऑफ थीटा, और करली वी आउट बराबर है करली वी इन, करली वी आउट ओवर करली आर बराबर है करली वी इन ओवर करली आर के। तो करली वी आउट तो यह आया आपके पास माइनस ई नॉट काज ऑफ थीटा माइनस एल ज़ीरो से इन्फिनिटी बी एल एल प्लस वन डिवाइडेड बाई आर एल प्लस टू पी एल काज ऑफ थीटा। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमारे पास आई। अगर हम कंडीशन टू को देखें, इनको इक्वेट कर लें, तो अब आप देखें कि एप्सिलॉन आर एल ए एल आर एल माइनस वन, क्योंकि पी वन काज ऑफ थीटा जो होता है वो तो वन के बराबर ही होता है, ये हमें पता है कि पी वन काज ऑफ थीटा जो है ये वन के बराबर होता है। तो आर एल माइनस वन और माइनस एल प्लस वन आर
एल प्लस टू बी एल। ये उस वक्त है जब एल इज़ नॉट इक्वल टू 1, और अगर एल 1 के बराबर है तो एप्सिलॉन आर A1 माइनस ई नॉट माइनस टू बी, ये बी एल था, B1 डिवाइडेड बाई R3 जब L 1 के बराबर है। ठीक है जी, इसको आप कोई इक्वेशन नंबर 4 जो है वो कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इट फॉलोज दैट AL BL इज़ इक्वल टू 0 फॉर L इज़ नॉट इक्वल टू 1, कि AL BL जो है वो 0 के बराबर है अगर L जो है वो 1 के बराबर नहीं है तो फिर वो समेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास जो है ये यहाँ से जो वैल्यू आई है कि A1R जो है वो बराबर है, जो पहली बाउंड्री कंडीशन लगाई थी कि A1R प्लस इज़ इक्वल टू माइनस ई नॉट R प्लस B1 ओवर R स्क्वायर, ये जो फर्स्ट कंडीशन थी। तो यहाँ से अगर R से इसको डिवाइड कर दूँ तो A1 मेरे पास माइनस ई नॉट प्लस B1 ओवर R क्यूब जो है इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर जो एप्सिलॉन R है जो आपने अभी ये निकाल ली है यहाँ से ये वाली इक्वेशन, तो इसके अंदर A1 की वैल्यू रख दें तो एप्सिलॉन R माइनस ई नॉट प्लस B1 ओवर R3 ये आ जाएगा, और इसके साथ इसको ये आ जाएगा माइनस ई नॉट माइनस 2B1 ओवर R क्यूब। तो एप्सिलॉन तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन R ई नॉट प्लस B1 एप्सिलॉन R ओवर R क्यूब माइनस ई नॉट माइनस 2B1 ओवर R क्यूब, ये आ जाएगा। तो 9 अब हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि
हमारे पास माइनस एप्सिलॉन आर ई नॉट प्लस ई नॉट इज़ इक्वल टू माइनस 2b1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब माइनस b1 एप्सिलॉन आर ओवर आर क्यूब। तो यहाँ से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि ई नॉट यहाँ से काम में निकले तो 1 माइनस एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू 1 ओवर आर क्यूब इंटू माइनस 2b1 माइनस b1 एप्सिलॉन आर। ठीक है जी, और इधर से ये आ जाएगा ई नॉट 1 माइनस एप्सिलॉन आर इंटू 1 ओवर आर क्यूब माइनस 2 माइनस एप्सिलॉन आर और b1। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ना अब आप इसको फर्दर जो है वो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आप देखें कि जो आर क्यूब है वो ई नॉट 1 माइनस एप्सिलॉन आर के बराबर आ गया और माइनस 2 माइनस एप्सिलॉन आर b1 के बराबर। तो यहाँ से माइनस आर क्यूब ई नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो 2 प्लस एप्सिलॉन आर b1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और b1 की वैल्यू निकल आएगी एप्सिलॉन आर माइनस 1 एप्सिलॉन आर प्लस 2। जे कप्तान जे गुड मॉर्निंग जी। केबल वाले का मैं एक मिनट चेक करना वा। अच्छा ठीक है, मैं कर देना। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫੋਨ ਮੈਂ। ठीक है ठीक। हाँ ठीक है जी। तो यहाँ से b1 पे एप्सिलॉन आर माइनस 1 आर क्यूब और ई नॉट के बराबर जो है वो वैल्यू निकल आएगी। तो a1 आर जो है दैट इज़ इक्वल टू आपको पता है कि माइनस ई नॉट आर प्लस b1 ओवर आर स्क्वायर के बराबर है। तो इसमें आप वैल्यू रख दें b1 की, तो a1 आर माइनस ई नॉट आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 एप्सिलॉन आर प्लस 1 आर क्यूब ई नॉट आ जाएगा। तो ये आर स्क्वायर एक दफ़ा इस आर क्यूब से कैंसिल होगा और यहाँ से आर भी कैंसिल होगा। तो अब इस आर को अभी आप रहने दें तो a1 आर माइनस ई नॉट आर प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1 एप्सिलॉन आर प्लस 2 आर ई नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये आर से कैंसिल हो जाएगा। तो a1 जो है वो आपके पास आ जाएगा माइनस ई नॉट प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1 और एप्सिलॉन आर प्लस 2 इंटू ई नॉट।
ये हमारे पास A1 की वैल्यू जो है वो निकल आई। तो ये A1 की जो वैल्यू है इसको आप फर्दर भी जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं इस वैल्यू को। तो आप देखें कि A1 जो है दैट इज़ इक्वल टू E0 माइनस एप्सिलॉन आर प्लस 2 प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू E0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर प्लस 2। तो इसको ओपन कर दें तो ये आ जाएगा A1 माइनस E0 एप्सिलॉन आर माइनस 2 E0 प्लस एप्सिलॉन आर E0 और माइनस E0। ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया और पीछे रह गया आपके पास, ये दोनों जमा हो जाएंगे तो A1 आ जाएगा माइनस 3E0 माइनस 3E0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर प्लस 2। ये A1 की वैल्यू निकल आएगी। तो लिहाजा अब जो V इन R ऑफ थीटा है, सो V इन R ऑफ थीटा जो है आपके पास, उसकी वैल्यू के अंदर A1, ठीक है, जो V एन R ऑफ थीटा था उसकी वैल्यू थी हमारे पास V इन R ऑफ थीटा की समेशन L0 से इन्फिनिटी AL RL PL cos ऑफ थीटा। तो अब L1 के लिए यहाँ पर V इन R ऑफ थीटा, L1 के लिए ये तो A1 हो जाएगा, ठीक है, ये A1 हो जाएगा और ये R1, ठीक है, और PL cos ऑफ थीटा P1 cos ऑफ थीटा। तो P1 cos ऑफ थीटा जो है तो P1 cos ऑफ थीटा जो है इसके साथ ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास R cos ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब इसके अंदर A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो V इन R ऑफ थीटा, इसके अंदर A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस 3E0 एप्सिलॉन R प्लस 2 cos ऑफ थीटा इसके बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें कि R cos ऑफ थीटा, तो हमें पता है कि R cos ऑफ थीटा तो Z के बराबर होता है। तो V इन R ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 3E0 एप्सिलॉन R प्लस 2 Z के बराबर हो जाएगा। तो अब जो फील्ड है ये तो V इन R ऑफ थीटा यानी कि पोटेंशियल हमने निकाल लिया। तो अब जो फील्ड है इनसाइड द स्फीयर इज़ यूनिफॉर्म। द फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज़ यूनिफॉर्म। तो अब फील्ड जो है इनसाइड द स्फीयर वो बेसिकली जो है वो यूनिफॉर्म है। तो E जो है माइनस डेल V इन के बराबर आ जाएगा R ऑफ थीटा के। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो E इज़ इक्वल टू माइनस करली ओवर करली Z इंटू माइनस 3E0 एप्सिलॉन R प्लस 2 Z।
तो z का डेरिवेटिव तो 1 के बराबर होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ई इन, ये ई इन, तो ई इन साइड द स्फीयर जो है ये हमारे पास निकलेगा 3E0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r प्लस 2, और यही रिक्वायर्ड हमारी फील्ड थी। ठीक है जी, यही हमने निकालना था। तो ये रिक्वायर्ड फील्ड इनसाइड द स्फीयर जो है उसको हमने कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है जी, उसके बाद जो है एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, इन्हीं से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है कि दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं। ठीक है जी, ये तो हमारे पास एग्जांपल होगी 4.7। तो प्रॉब्लम है कि टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल्स हैं, कंडक्टिंग शेल्स ऑफ रेडियाई, जिनका जो रेडियस है या रेडियाई है वो R1 एंड R2 है, और R1 जो है वो ग्रेटर देन R2 है, और मेंटेन्ड एट पोटेंशियल्स V1 एंड V2, और इनको मेंटेन किया गया है पोटेंशियल्स V1 और V2 के ऊपर रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो द रीजन बिटवीन शेल्स, the region between the shells, तो जो रीजन है शेल्स के दरमियान इज़ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के, इज़ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से फिल किया गया है। शो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, शो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, जो एनर्जी स्टोर्ड है डाइलेक्ट्रिक में इज़ C V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर है। आल्सो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, आल्सो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, और इसके साथ आपने कैपेसिटेंस भी जो है सिस्टम की वो फाइंड करनी है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल्स हैं जिनके रेडियस R1 और R2 हैं, और जो रेडियस है R1 वो बड़ा है R2 से, और ये मेंटेन्ड है पोटेंशियल V1 और V2 के ऊपर रिस्पेक्टिवली। तो जो रीजन है इन शेल्स के दरमियान उसको आप फील्ड करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से, और शो करें कि जो एनर्जी स्टोर्ड है डाइलेक्ट्रिक में वो C इंटू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, और इस सिस्टम की कैपेसिटेंस भी जो है वो
कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन। तो आप देखें कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक हैज़ रेडियल सिमिट्री, हैज़ रेडियल सिमिट्री, तो उसकी रेडियल सिमिट्री है। ठीक है जी। तो देयरफॉर E इज़ इक्वल टू A/R² के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब यहाँ पर हम फिगर भी बना लेते हैं। ये देखिए, ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ये आपके पास सॉरी यहाँ पर ये R2 ग्रेटर देन R1, तो ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है। यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, इधर पोटेंशियल V2 है। इसको आपने एक बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए, यानी कि यहाँ से डेल्टा V पोटेंशियल आप जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बैटरी लगी हुई है। ये एक बैटरी जो है यहाँ पर लगी हुई है। इसको फिगर 1 जो है वो आप कह लें, जो डेल्टा V पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो V1 और V2 अंदर वाले स्फीयर के ऊपर V1 और बाहर वाले के ऊपर V2 पोटेंशियल है। ठीक है जी। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये बराबर है U1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल E.dV इसके बराबर। और यहाँ पर हेयर D इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन E के बराबर है। और dV जो है क्योंकि सफ़ियर है तो लिहाजा dV 4πr² dr के बराबर होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 जो है वो कह रहे हैं। तो अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर यूँ करें D की, तो यूजिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में इसको यूज़ करें तो U जो है वो 1/2 R1 से R2 तक इसकी लिमिट जाएगी, एप्सिलॉन E.E। अब dV की जगह पे आ जाएगा 4πr² dr। तो ये आ जाएगा U इज़ इक्वल टू 2π एप्सिलॉन R1 से R2 E²। ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो खोल दें तो E² cos ऑफ थीटा 4πr² dr। तो थीटा चूँकि 0 डिग्री या रेडियल है तो cos 0 डिग्री 1 के बराबर होगा।
तो u आ जाएगा आपके पास 2 एप्सिलॉन r1 से r2 e स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr के बराबर आ जाएगा। सॉरी ई स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर भी ये 4 पाई नहीं आएगा, ई स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर, इधर भी ई स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यूज़ करें इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूज़ इक्वेशन 1, इसके अंदर इक्वेशन 1 यूज़ करें तो u 2 पाई एप्सिलॉन r1 से r2 ई स्क्वायर की जगह पर वैल्यू जो है वो इसकी आ जाएगी a स्क्वायर ओवर r4 r स्क्वायर dr। तो यहाँ से ये r स्क्वायर इससे एक दफ़ा कट जाएगा तो u 2 पाई एप्सिलॉन r1 से r2 a स्क्वायर ओवर r स्क्वायर dr ये आ जाएगा। नो अब आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि u इज़ इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर r1 से r2 r माइनस 2 dr। तो ये आ जाएगा u 2 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर, इसका इंटीग्रल ले लें r1 से r2 r माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा u 2 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर माइनस 1 ओवर r r1 से r2। ठीक है जी, इसको फर्दर आप राइट डाउन कर सकते हैं कि u इज़ इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर, माइनस को बाहर निकालें तो अंदर के आ जाएगा आपके पास 1 ओवर r2 माइनस 1 ओवर r1। और इस माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो u 2 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। तो यहाँ से u 2 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर इंटू r1 r2, तो यह रहेगा r2 माइनस r1। इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, तो डेल्टा V जो है दैट इज़ इक्वल टू φ1 माइनस V1 माइनस V2। ये डेल्टा V जो है इसके बराबर है। V1 माइनस V2 के। तो अब इसके अंदर जो डेल्टा V12 ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको डेल्टा V12 को हम राइट डाउन कर सकते हैं कि R1 से R2 E डॉट डी आर। इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा V12 R1 से R2 तो ई डी आर काज ऑफ थीटा, तो थीटा उसी तरह 0 डिग्री रेडियल है तो काज 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा V12 R1 से
R2 EDR। अब इसके अंदर इक्वेशन ए जो है, इक्वेशन 1 जो है उसको यूज़ करें। तो यूज़ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे तो डेल्टा V12 जो है दैट विल बी इक्वल टू R1 से R2 A/R² DR, ये आ जाएगा। और यहाँ से डेल्टा V12 A बाहर आ जाएगा, R1 से R2 1/R² DR, और ये आ जाएगा A R1 से R2 R-2 DR। तो डेल्टा V12 will be equal to R-2 plus 1 minus 2 plus 1 R1 से R2। ठीक है जी। तो ये डेल्टा V12 माइनस को बाहर निकाल लें, अंदर आ जाएगा 1/R R1 से R2। तो ये आ जाएगा डेल्टा V12 माइनस A 1/R2 माइनस 1/R1। तो इसको भी अंदर ले जाएं माइनस को, तो डेल्टा 1 2 जो है ये आ जाएगा A इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है जी। इसको भी अब आप जो इसका एलसीएम ले लें, तो डेल्टा V12 जो है दैट विल बी इक्वल टू A R2 माइनस R1 R2। ये आपके पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगी। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लें, तो A की वैल्यू जो है वो डेल्टा V12 इंटू R1 R2 माइनस R1 के बराबर आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 5 जो है वो हो जाएगी। अब पुट करें वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से पुट करें वैल्यू A की इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो U हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन डेल्टा V12 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का स्क्वायर और R2 माइनस R1 R2। ठीक है, ये आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ से ये एक दफ़ा इससे कटेगा, ये एक दफ़ा इससे कट जाएगा। तो U जो है ये 2 पाई एप्सिलॉन डेल्टा V12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। तो इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर
6 है। ये छठी इक्वेशन है। तो यहाँ से अब जो डेल्टा V12 है, डेल्टा V12 दैट इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 के बराबर है। तो डेल्टा V12 Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन R2 माइनस R1 R2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से R1 R2 माइनस R1 जो है R1 R2 माइनस R1, इसकी वैल्यू अगर निकालें तो ये Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन डेल्टा V12 के बराबर आ जाती है। लेकिन हमें ये पता है कि बट Q इज़ इक्वल टू C डेल्टा V12 के बराबर है। तो सो R1 R2 माइनस R1 दैट विल बी इक्वल टू C डेल्टा V12 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन डेल्टा V12 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये डेल्टा V12 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो R2 माइनस R1 जो है दैट विल बी इक्वल टू C ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 1 के बराबर आ जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 7। अब 7 को 6 के अंदर यूज़ करें। नाउ यूज़ 7 इंटू 6। 7 को 6 के अंदर यूज़ करें। तो जब 7 को 6 के अंदर यूज़ करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी U 2 पाई एप्सिलॉन डेल्टा V12 का स्क्वायर डॉट C ओवर 4 पाई एप्सिलॉन। तो ये यहाँ से U जो है ये इसमें कैंसलेशन हो जाएगी। तो U हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 C डेल्टा V12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा U 1 ओवर 2 C V1 माइनस V2 का स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा V12 जो है वो V1 माइनस V2 के बराबर है। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था। एक चीज़ अब दूसरे नंबर पर जो नो कैपेसिटेंस के लिए अब हमें नो फॉर कैपेसिटेंस टेक इक्वेशन 7। तो कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन 7 लें, ये वाली R1 R2 माइनस R1 C ओवर 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से C की वैल्यू निकलेगी 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 माइनस R1। तो ये रिक्वायर्ड हमारी कैपेसिटेंस है और यही हमने फाइंड करना है।
ठीक है जी। तो ये अब मैंने 2 एग्जांपल्स आपको 2 प्रॉब्लम करवा दी हैं, अभी 2 और रहते हैं, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं वो भी करवा दूँगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपका। वरना अगर ना मुझे वक्त मिला तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप खुद कर लें।